नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। कोई समय था जब देश में शिक्षा की बहुत कमी थी। अंग्रेजी शासन आया तो वे अपने देश से बाबू लोगों को 7 समुंदर पार लेकर तो नहीं आते थे। यहीं के निवासियों को लेकर काम चलाना पड़ता था। ऐसी दशा में हर पढ़े लिखे को आसानी से नौकरी मिल जाती थी। तब से लेकर अब तक वही एक नशा हर किसी के सर पर चढ़ा है कि पढ़ाई का मतलब नौकरी। जो पढ़ेगा उसे नौकरी मिलेगी। नौकरी इसलिए भी अच्छी लगती है कि बाबू स्तर के लोग धुले साफ कपड़े पहनते हैं, मेज कुर्सी पर पंखे के नीचे बैठकर काम करते हैं, बिना पढ़ों की तुलना में अधिक सम्मान पाते हैं। समय के साथ परिस्थितियां बदल गई हैं। स्कूल कॉलेजों की संख्या असाधारण रूप से बढ़ी है। लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में रुचि लेने लगे हैं। मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति भी सुधरी और महत्वाकांक्षा बढ़ी है। फलतः अधिक संख्या में छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं। उन सबकी महत्वाकांक्षा एक ही केंद्र पर केंद्रित है कि कोई बड़ा अफसर बनने का अवसर मिले। क्लर्की भी मजबूरी में गले उतरती है, अन्यथा ऊंचा पद पाने से कम में उच्च शिक्षितों में से किसी को भी संतोष नहीं होता। पर इतने स्थान कहाँ से आए? रिटायर होने पर कुछ पद खाली होते हैं, कुछ नए स्थान भी बढ़ते हैं, पर वे सब मिलकर भी उससे कहीं कम होते हैं जितने कि कॉलेजों में से छात्र निकलते हैं। उन्हें इच्छित स्थान मिल नहीं पाते। छोटी नौकरी में संतोष नहीं होता। इसके बाद भी जितने शिक्षित बिना नौकरी के बच जाते हैं वे कहीं अधिक होते हैं। उन्हें परिश्रम का रोजगार पसंद नहीं आता, क्योंकि उसमें अफसरी का रौब दाब भी नहीं होता। मेहनत भी अधिक करनी पड़ती है और प्रतिस्पर्धा में टिक पाने सकने जितनी सूझबूझ और लगन भी नहीं होती। मन मारकर कोई हल्का काम मिले भी तो उसमें संतोष नहीं होता। उदास मन से किया गया काम अस्त व्यस्त स्तर का बन पड़ता है। ऐसी दशा में या तो वह छूट जाता है या कुछ डांट फटकार पड़ने पर छोड़ना पड़ता है। शिक्षितों की निरंतर बढ़ती बेकारी का अनुपात निरंतर ऊंचा चढ़ता जाता है। फलतः उनका असंतोष ऐसा मार्ग पकड़ता है जो उनके लिए, समाज के लिए अंततः अहितकर ही सिद्ध होता है। बेकारी हर किसी के लिए सिर दर्द बनती है। खाली समय, खाली दिमाग खुराफातें ही सोचता है। शिक्षित होने पर तो बिगाड़ की दिशा में और भी बहुत कुछ अनर्थ बनता है। कम योग्यता का व्यक्ति घटिया दर्जे का ही अनर्थ कर पाता है, पर शिक्षितों के लिए तो अपनी योग्यता का दुरुपयोग करने के लिए अनेक मार्ग मिल जाते हैं। इन दिनों ऐसे ही अगणित क्रिया कृत्यों की बाढ़ सी आ रही है। इनमें लिप्त लोगों में शिक्षित बेकारों का भी एक बड़ा भाग होता है। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति और समाज के लिए हितकर न बनकर ऐसी परिस्थितियां बनाती है जिन्हें खेदजनक कहा जा सकता है। समय के बदलते हुए क्रम को देखते हुए शिक्षा के उद्देश्य और स्वरूप में असाधारण परिवर्तन की आवश्यकता है। सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों का क्षेत्र सीमित मानकर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ने वाले हर छात्र और अभिभावक को यह सोचना होगा कि नौकरी के लिए शिक्षा वाले दृष्टिकोण में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। पुराने जमाने की आवश्यकताएं भी नहीं रहीं। ऐसी दशा में उसी पुराने दृष्टिकोण को बनाए रखने की अब तक कोई तुक नहीं रही। ऐसी स्थिति में परिवर्तन के अनुरूप ही शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण एवं उसके स्वरूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से जिसे जितना अधिक पढ़ने का अवसर मिल सके उतना उत्तम है, पर यदि उसे आजीविका के साथ जोड़ना हो तो यह समझकर चलना चाहिए कि हर शिक्षित को इन दिनों सरकारी नौकरी मिल सकना असंभव है। यह बात लंबा समय खर्च करने और ढेरों पैसा गंवा देने के बाद समझी जाए। इससे अच्छा तो यही है कि समय रहते वस्तु स्थिति का अनुमान लगा लिया जाए। सामान्य शिक्षा के उपरांत जब अर्थोपार्जन पर भी ध्यान देना पड़े तो पूर्व से ही सोच लेना चाहिए कि नौकरी न मिलने की दशा में क्या करना होगा। व्यावहारिक जीवन में आवश्यक काम काज चलाने के लिए हाई स्कूल स्तर की शिक्षा पर्याप्त मानी जा सकती है। उतना पढ़ लेने पर शिक्षित वर्ग में गणना हो सकती है। यह प्रायः 16-18 वर्ष की आयु
आयु तक पूरा हो चुकता है। इसके बाद आजीविका उपार्जन की ओर छात्रों का, अभिभावकों का चिंतन भी मुड़ता है और व्यक्तित्व का विकास भी इतना अधिक हो जाता है कि किसी व्यवसाय की दिशा में सोचना, सीखना और कदम बढ़ाना संभव हो सके। अत्यंत प्रखर प्रतिभाओं की बात दूसरी है। वे कड़ी प्रतिस्पर्धाओं में सफलता प्राप्त करने के उपरांत इच्छित बड़े पद भी प्राप्त कर सकते हैं, पर सामान्य स्तर एवं स्थिति के लोगों को इन्हीं दिनों नौकरी के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग ढूंढना आरंभ कर देना चाहिए। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लोगों के लिए जो अतिरिक्त मार्ग खुला रह जाता है वह है कुटीर उद्योगों का, क्षेत्रीय व्यवसायों का। जिनके पास बड़ी जोतें हैं वे कृषि के संबंध में अधिक सुधरे हुए तरीके अपनाकर आजीविका बढ़ा सकते हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों में अभी इतनी गुंजाइश है कि यदि एक परिवार का निर्वाह योग्य जमीन हो तो उस पर कड़ी मेहनत और परिपूर्ण अभिरुचि का सहारा लेकर एक सामान्य गृहस्थ का गुजारा चल सकता है। बच्चों की संख्या यदि बढ़ने न दी जाए तो वह परंपरा अगली पीढ़ियों का गुजारा किए रह सकती है। कभी का दुकानदारी वाला धंधा भी अब दिनों दिन कम लाभ देने वाला बनता जा रहा है। सहकारी समितियां, सहकारी स्टोर अब बिचौलियों के लाभांश को क्रमशः समाप्त करती जा रही है। ग्राहक भी प्रामाणिक स्थान से ही सामान खरीदते हैं। छोटे दुकानदारों द्वारा अधिक नफ़ा लिए जाने या घटिया माल मिलने का संदेह आम लोगों के मन में घर बनाता जा रहा है। ऐसी दशा में कुटीर उद्योगों का क्षेत्र अभी भी बचा रहता है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या की दृष्टि से अभी भी बहुत कुछ बढ़ाया जा सकता है। जापान जैसे देशों ने अपनी आर्थिक स्थिति कुटीर उद्योगों के स्टोर से ही विकसित की है। दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं में से अधिकांश ऐसी हैं जो समीपवर्ती क्षेत्र में बनने पर मिल के चमकदार माल की तुलना में सस्ती भी पड़ सकती हैं और टिकाऊ भी रह सकती हैं। कच्चा माल यदि अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध हो और क्षेत्रीय निर्माण को प्राथमिकता देने की लोक रुचि हो तो निश्चय ही अभी भी कुटीर उद्योग बड़े बड़े मिलों के निर्माण की प्रतिस्पर्धा में टिके रह सकते हैं। उदाहरण के लिए हथकरघा उद्योग, अगरबत्ती, मोमबत्ती, मधुमक्खी पालन, सूखे मसालों का डिब्बाबंदी ही लिया जाए। करघा से बने वस्त्र अभी भी मिल निर्मित वस्त्रों की तुलना में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। अनेक उद्योग हैं जो कम लागत में लगाए जा सकते हैं। गांधी जी ने खादी को प्राथमिकता देते हुए सर्वसाधारण का ध्यान कुटीर उद्योगों की ओर आकर्षित किया था और स्वदेशी भावना को ग्राम्य विकास की रीढ़ बनाया था। वे तथ्य अभी भी जहाँ के तहाँ हैं। कुटीर उद्योगों को यदि सुनियोजित ढंग से अपनाया और शिक्षा तंत्र के साथ उनका समन्वय किया जाए तो शिक्षितों की बेकारी वाली समस्या का समाधान सरलतापूर्वक निकल सकता है। एक व्यक्ति पर युवावस्था में गृहस्थी का बोझ आ पड़ा। यद्यपि उसका मन सांसारिक झंझटों में न लगता था, फिर भी वह मन लगाकर कार्य करने लगा, परंतु उस पर नित्य नए संकट आते गए। उसकी गृहस्थी उजड़ गई, फिर भी वह प्रसन्न ही रहा। अंत में सद्गुरु मिले जिनसे ज्ञानोपदेश पाकर साधना करने लगा और वह ज्ञानार्जुन के नाम से विख्यात हुआ। वास्तविक साहित्य वही है जो समाज को उन्नत अवस्था में ले जाए। धन्यवाद।